पहले तो आप ये कहना कि जो लास्ट ईयर का पेपर है उसको सॉल्व कर लेना। लास्ट ईयर जो पेपर आया उसको आप सॉल्व कर लेना, उसमें से आप एक दो सवाल मिल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि आपके जो पेपर का पैटर्न है, ये पैटर्न जो है उसमें जो पहला प्रश्न होगा इसमें कम से कम अब सदैवाल सवाल आएंगे 10 है या 12 सवाल आएंगे अब सदैवाल। तो जैसे ही आप परीक्षा के सवाल करने बैठो, ये आपको जो याद है वो तो आप पहले कर देना, जो याद नहीं है उसको हाथों हाथ करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि आप पहले करो गलत हो जाए और फिर काट के सही करना पड़े, ऐसा नहीं। जो एक्चुअल में याद है वो तो आप सीधा उसको कर दो, जो याद नहीं है उस समय छोड़ देना, बाद में जैसे जैसे याद आए वैसे करना, एक साथ सबको नहीं करना। दूसरा जो प्रश्न है उसमें 6 खाली स्थान वाले प्रश्न है, एक स्थान भरो, तो 12 वो हो गए और 6 ये हो गए 18। और उसके बाद तीसरे सवाल के अंदर 12 छोटे छोटे सवाल है, 18 और 12 30 नंबर के तो आपके ये हो गए। ये सभी एक एक नंबर के हैं, मतलब 12 अबसद, 6 रिक्त स्थान और 12 जो छोटे सवाल है, ये 30 नंबर के सवाल हो गए। इतने सवाल आप यदि पूरे अटेंड करते हो तो भी आप पास हो जाते हो। तो ये जो छोटे छोटे सवाल है इसमें आपको कहीं गलती नहीं करनी है, कहीं मिस्टेक नहीं करनी है। छोटे छोटे सवाल 30 नंबर के हैं, आराम से पास हो सकते हो। और बाकी पेपर तो पूरा ही करना है, लेकिन यहाँ तक आप छोटे छोटे सवाल करते हो तो भी पास हो जाते हो। दूसरा ये आप उसमें देखना कि कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है, ध्यान रखना, छोटा हो चाहे बड़ा प्रश्न हो, प्रश्न आपको एग्जाम में एक भी छोड़ना नहीं है। मान लो याद नहीं है तो आप उसके बारे में जो आता है वो लिखो, जो आता है। आपने बिल्कुल प्रश्न को छोड़ दिया तो आपको कुछ मिला ही नहीं, नंबर 0 भी नहीं मिला। नहीं तो आपने प्रश्न को अटेंड किया है, आधा सही लिखा है आधा गलत लिखा है, तो 1 नंबर का प्रश्न है, आपने प्रश्न को अटेंड किया है और उसमें यदि आप आधा सही हो गया तो आधा नंबर आएगा, घर से क्या जाएगा, आधा नंबर आएगा। आपने अटेंड किया है तो मान लो आपने पूरा सही नहीं किया है, थोड़ा बहुत सही किया है, तो 1/4 नंबर देगा नहीं, तो भी 1/4 आएगा नंबर, घर से क्या जाना है, कुछ नहीं जाना है। इसलिए एक भी प्रश्न आप छोड़े नहीं, इसका ध्यान रखना। कई बार के कोई प्रश्न आता नहीं, बिल्कुल आप अटेंड ही नहीं करते हो, करते ही नहीं हो, ऐसा नहीं करना। प्रत्येक प्रश्न आपको करना, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है। बाकी अपने इसमें आगे वाले जो बड़े प्रश्न आएंगे नहीं, उसमें कई ऐसे प्रश्न होंगे, जैसे इसमें एक दिया है प्रकाश के अपवर्तन के दोनों नियम लिखिए। आगे लिखा है 1 + 1 = 2। इसका मतलब आपको 2 नियम लिखने हैं। पहला नियम 1 नंबर का है, दूसरा नियम भी 1 नंबर का है। ऐसे प्रश्न है, उसको आपको उस हिसाब से करना है। आगे यदि अंकों का विभाजन दे रखा है तो उस हिसाब से आपको उसका उत्तर देने की कोशिश करनी है। अब देखो पहला पार्ट बहुत ही सिंपल पार्ट है, रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित है। उसमें सबसे पहले आपको रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं उसकी परिभाषा याद करनी है, और एक दो उदाहरण, छोटा प्रश्न बन जाए। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, परिभाषा लिखो, उदाहरण दीजिए। तो रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, जो भी रासायनिक अभिक्रिया होती है उसके अंदर जो भी तत्व या अणु काम आते हैं उनको प्रतीक के रूप में लिखा जाना रासायनिक समीकरण कहलाता। ये संतुलित भी हो सकता है, असंतुलित भी हो सकता है। इसके अलावा इस पाठ के अंदर भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन का उदाहरण और रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण देखो। एक ऐसा परिवर्तन जिसमें हम कोई परिवर्तन करें, परिवर्तन करने के बाद उस वस्तु को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, वो तो है भौतिक परिवर्तन। जैसे पानी को हमने गर्म किया, भाप बन गई, पुनः ठंडा किया, पुनः पानी बन जाएगा। तो हमने परिवर्तन किया, पहले उसको भाप में बदला, फिर उसको पुनः पानी में बदल दिया। या पानी को हमने ठंडा किया तो बर्फ बन गई, पुनः गर्म किया तो पुनः पानी प्राप्त हो गया। पुनः यदि हम उस चीज को प्राप्त कर सकते हैं तो उसको क्या कहेंगे, भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन किसे कहेंगे, एक ऐसा परिवर्तन जिसमें एक बार हमने परिवर्तन कर दिया तो उसके बाद में क्या, रासायनिक परिवर्तन में क्या होगा, एक बार परिवर्तन कर दिया तो वो हम कुछ भी करें पुनः वो वस्तु प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे मान लो ये कागज है, कागज आपने जला दिया तो राख बन जाएगी, आप उस राख से पुनः कागज नहीं बना सकते। ऐसा परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। उसके बाद में आता है विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब 2 पदार्थ जुड़ गए और एक पदार्थ बन गया, 2 पदार्थ जुड़े और एक पदार्थ बन गया। कैसी अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। 2 पदार्थों का योग हुआ, इसलिए इसको योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। उदाहरण के लिए H2 + O2 = H2O।
ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों कैसे मिली और क्या बन गया? जल। कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। इस तरह से दो पदार्थ जुड़ेंगे, एक पदार्थ बनेगा, वो संयोजन अभिक्रिया होगी। उसके बाद में वियोजन, एक पदार्थ है वो टूट जाएगा। जैसे हमने पानी बनाया था H2O2 से, पानी को तोड़ दिया और H2O2 अलग हो गई, तो वो कौन सी अभिक्रिया हो जाएगी? वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मा छेपी और ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी याद रखो, ऊष्मा शोषी का मतलब इसमें ऊष्मा का शोषण होगा, ऊष्मा अवशोषित होगी, तो वो तो है ऊष्मा शोषी। और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऊष्मा बाहर निकलती है ऊष्मा छेपी कहलाती है। अंतर पूछे तो भी आप लिख सकते हो। इसके बाद आता है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होगा? जैसे दो प्रकार के पदार्थ है, एक पदार्थ ये, दूसरा ये, इसका एक भाग टूटकर इसके साथ आ जाए, इसका एक भाग टूटकर यहाँ चला जाए, इसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है। विस्थापन का मतलब है एक कोई यौगिक है, उसमें से कोई तत्व अलग हो गया और दूसरे के साथ जुड़ गया, उसको क्या कहेंगे? विस्थापन अभिक्रिया। अब यदि दोनों में वो भाग इधर वाला इधर, इधर वाला इधर जा रहा है, तो उसको कहेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। अपचयन और ऑक्सीकरण, रेडॉक्स अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण अपचयन दोनों ही हो, रेडॉक्स अभिक्रिया या ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। आपने एक अभिक्रिया सिंपल CuO कॉपर ऑक्साइड, इसकी क्रिया जब करवाते हैं हाइड्रोजन से, तो किसका निर्माण होता है? कॉपर प्लस H2O। ZNO प्लस कार्बन, तो क्या होता है? ZNO प्लस कार्बन क्या बनेगा? जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, वो भी रेडॉक्स अभिक्रिया का उदाहरण है। और इस पाठ के अंत में आता है संक्षारण। संक्षारण में क्या होता है? कोई भी पदार्थ है, हमने बाहर खुला रख दिया, तो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया करेगा, नमी के साथ में क्रिया करेगा, और उसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा, और वो पदार्थ खराब हो जाएगा। उस क्रिया को क्या कहेंगे? संक्षारण कहेंगे। कोई भी पदार्थ है, जैसे मान लो सरसों का तेल भी है, सर्दी के मौसम में काम में लेते हैं, उसमें यदि पानी की बूंद गिर जाए तो वो तेल खराब हो जाता है, क्या हुआ? ऑक्सीकरण की क्रिया हुई। अब इसको रोकने के लिए क्या करते हैं? रोकने के लिए हम क्या करेंगे? जैसे ये जो आती है चिप्स वाली थैली, इसका ऑक्सीकरण नहीं हो, लंबे समय तक सुरक्षित रहे, इसके लिए हम इसके अंदर नाइट्रोजन गैस डाल देते हैं, ताकि ये चिप्स लंबे समय तक खराब नहीं होती है। तो ये पहले पार्ट के अंदर लास्ट वाले बिंदु के संक्षारण और विकृत गंधिता, एक स्पेशल गंध आती है, उसको विकृत गंधिता कहा जाता है। पार्ट है अम्ल, क्षार और लवण। अम्ल, क्षार और लवण के बारे में सीधा ही दिमाग में आना चाहिए। अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है, स्वाद में जो भी खट्टे हैं, जैसे दही अपन खाते हैं खट्टा होता है, छाछ खट्टी होती है, इमली खट्टी होती है, नींबू खट्टा होता है, इसका मतलब इनमें क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। अलग अलग प्रकार का अम्ल, जैसे दही में कौन सा है? लैक्टिक अम्ल। इमली में कौन सा? टार्ट्रिक अम्ल। नींबू में कौन सा? सिट्रिक अम्ल। और सिरके में कौन सा? नाइट्रिक अम्ल। विभिन्न प्रकार के अम्ल। अम्ल, क्षार, क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं, जो क्षार पानी में घुल जाते हैं उनको क्षारक कहा जाता है। अम्ल क्षार की पहचान करने के लिए लिटमस पत्र को काम में लेते हैं। लिटमस पत्र। अम्ल जो होते हैं अनीला, ऐसे याद रखो, अनीला अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं। छालानी, क्षार लाल को नीला करते हैं। दो बिंदु आपको ये ध्यान रखना है। इसके अलावा सूचक, वे पदार्थ जो हमें अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं, ऐसे पदार्थ जो हमें अम्ल या क्षार की सूचना देते हैं सूचक कहलाते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो गंध की तरह सूचना देते हैं, उनको गंधीय सूचक कहा जाता है। अलग अलग प्रकार के उदाहरण हैं। गंधीय सूचक के उदाहरण है प्याज और वेनिला, ये दोनों ध्यान रखना। और जो सूचक की बात करते हैं उसमें आता है एक तो फिनोक्सेलिन, एक मेथिलोनेट, दो प्रकार के इसमें आते हैं। इसके अलावा एक पीएच स्केल आता है, पीएच देखने के लिए एक स्केल का विकास किया गया जिसको पीएच स्केल कहा जाता है। वो 0 से लेकर 14 तक होता है। बीच में होता है 7 होगा उदासीन, 0 से 7 अम्लीय, 7 से 14 क्षारीय, ठीक है। तो जो पीएच स्केल है, पीएच इसका मतलब होता है पुशांश। पुशांश एक जर्मन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ क्या होता है? पावर या शक्ति। पी से पुशांश, हिंदी में इसको कहेंगे शक्ति या पावर। तो ध्यान रखना, पीएच स्केल के ऊपर 1 से लेकर 7 तक अम्लीय माध्यम है, 7 से लेकर 14 तक क्षारीय माध्यम है। प्रॉपर 7 है तो उदासीन है, मतलब ना अम्ल है वो नहीं वो क्षार है। अम्लीय वर्षा में पीएच कितना होता है? 5.6। और दंत क्षय के दौरान दांतों का जो पीएच वो कितना होता है? 5.5 से कम। ये दोनों अलग याद रखना।
अम्लीय वर्षा है तो 5.6 से कम, दंत क्षय के लिए 5.5 से कम होता है। इसके अलावा एक इसमें अच्छा प्रश्न बनता है नेक्टल का डंक। नेक्टल नामक एक शाकी पौधा है, उसमें कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है, इसका ध्यान रखना। मेथेनोइक अम्ल को कई बार फॉर्मिक अम्ल भी कहा जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। मधुमक्खी के डंक में कौन सा होता है? मेथेनोइक अम्ल होता है। इसके अलावा इसके अंदर कुछ एक सूत्र है, जैसे जिप्सम का सूत्र क्या है? जिप्सम CaSO4 2H2O, जिप्सम। POP प्लास्टर ऑफ पेरिस, कैल्शियम सल्फेट, पहले कैल्शियम सल्फेट CaSO4 और 1/2 H2O, मतलब आधा जल का अणु। यदि 2 अणु है तो जिप्सम, यदि आधा अणु है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसको POP कहा जाता है। धोने का सोडा, सोडियम कार्बोनेट, Na2CO3 10 H2O, और जो जल के अणु है उसको क्रिस्टल जल कहा जाता है। ऐसे सवाल आ सकता है कि धोने का सोडा है उसमें क्रिस्टल जल के कितने अणु होते हैं? 10। जिप्सम में कितने होते हैं? 2। POP में कितने होते हैं? आधा। ठीक है, तो अब इसमें कुछ एक और भी देर का है, लेकिन यहाँ से सवाल बनने के चांसेस बहुत ही ज्यादा रहते हैं। ये दूसरे पार्ट के बारे में बात है। तीसरा जो पार्ट है वो है धातु और धातु। पहला प्रश्न आता है धातु और धातु में अंतर लिखिए। धातु और धातु में अंतर लिखिए। तो देखो अंतर में सबसे पहले आता है तन्यता। धातु को खींचकर तार के रूप में बनाया जा सकता है, धातु का यह गुण तन्यता कहलाता है। उसके बाद आता है आघात वर्ध्यता, ऐसे पीट कर चद्दर बना सकते हैं। धातु है, पीट कर चद्दर बना सकते हैं, इसको आघात वर्ध्यता कहा जाता है। चालकता, विद्युत धारा का प्रवाह इसमें होता है, विद्युत धारा का चालन करते हैं, इसको चालकता कहा जाता है। ये सभी गुण किसमें होते हैं? धातुओं में होते हैं। अधातुओं में नहीं होते हैं, अधातु में ये गुण नहीं होते हैं। धातुओं में होते हैं, जबकि अधातुओं में ये गुण नहीं होते। अब ऑक्साइड के बारे में बात किए। ऑक्सीजन के साथ में संयुक्त कर कोई भी पदार्थ है, कोई भी धातु है, अधातु है, ऑक्सीजन से क्रिया करके ऑक्साइड बनाएगा। धातु है तो धातु ऑक्साइड बनेगा, अधातु है तो अधातु ऑक्साइड बनता है। तो इसमें जो धातुएं होती है वो ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके जो ऑक्साइड बनाती है वो ऑक्साइड क्षारीय होते हैं, क्षारकीय ऑक्साइड होते हैं। जैसे Al2O3 क्षारीय ऑक्साइड होता है। कुछ ऐसे ऑक्साइड होते हैं जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उभयधर्मी ऑक्साइड जिनमें अम्लीय और क्षारीय दोनों लक्षण पाए जाते हैं। पहले आप पुरुष पर ले लो मैडम, 10वीं क्लास है, पुरुष पर ले लो। ये उभयधर्मी ऑक्साइड वाला क्वेश्चन कई बार पेपर में आया। ऐसे ऑक्साइड जिनमें अम्ल और क्षार दोनों के लक्षण पाए जाते हैं या दोनों के गुण पाए जाते हैं, उनको उभयधर्मी ऑक्साइड कहा जाता है। उदाहरण है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। इसके अलावा धातुओं के अंदर ध्वनिक का गुण पाया जाता है। ऊपर ठोकते हैं तो इससे आवाज उत्पन्न होती है, ध्वनि उत्पन्न होती है, इसको ध्वनिक गुण कहा जाता है। इसको सोनोरस भी कहा जाता है। इसके अलावा सवाल बनता है उस धातु का नाम बताइए जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। मरकरी, मरकरी यानी पारा द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसका उपयोग थर्मामीटर के अंदर होता है। सामान्यतः धातुएं ठोस अवस्था में पाई जाती है। कुछ ऐसी धातुएं हैं जो मुलायम होती है, कोमल होती है। पोटेशियम, सोडियम, देखिए इनको चाकू से काटा जा सकता है। लास्ट प्रश्न आया था, लास्ट एग्जाम आया था, वह कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? कौन सी है? सोडियम पोटेशियम। लास्ट ऑप्शन था उसमें पोटेशियम। तो अपने बैठो, वह कौन सी धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है? पारा, मरकरी। वह कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम। ये लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, वह कौन सी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है? उसमें ऑप्शन था पोटेशियम। तो आपको ध्यान रखना है पोटेशियम और सोडियम ये दोनों होती है। एक्वारेजिया क्या होता है? एक्वारेजिया 3:1 ताजा बना HCl और HNO3 का विलयन। 3 भाग HCl इसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं, 1 भाग HNO3 इसको नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। ताजा बना विलयन अम्लराज कहलाता है। इसमें पावर होती है कि वो सोने को भी गला देता है। एक्वारेजिया सोने को भी गला देता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न यहाँ से बनेगा कि अनुपात क्या होता है।
1:3 है या 3:1? और पूछे 1:3 हो तो आपको धातु वो अम्ल उल्टे करने हैं। 3 भाग क्या होता है? HCl, ध्यान रखना, 3 भाग HCl, 1 भाग HNO3। यदि 3:1 कहे तो HCl अनुपात HNO3, 1:3 कहे HNO3 अनुपात HCl, ऐसे लिखना। अनुपात चेंज कर दे तो आपको उल्टा कर देना। अम्लराज, ध्यान रखना, ताजा बना हुआ विलयन है तो ही अम्लराज होगा, ताजा बना विलयन नहीं है तो अम्लराज नहीं होगा, उसमें थोड़ा गुण है वो कम हो जाएगा। तो अम्लराज के अंदर सोने को गलाने की क्षमता पाई जाती है। सक्रियता श्रेणी क्या होती है? सक्रियता श्रेणी, धातुओं को उनकी सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी के रूप में व्यवस्थित किया जाता है, उसी को सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। सबसे ऊपर कौन सी धातु है? पोटेशियम, उसके बाद में सोडियम, सबसे नीचे कौन सी है? सोना, सिल्वर, और सबसे ऊपर सबसे नीचे सोना है, उससे ऊपर सिल्वर, ऐसे। तो एक धातुओं को सक्रियता के आधार पर एक श्रेणी में व्यवस्थित किया जाता है, इसको सक्रियता श्रेणी कहा जाता है। इस आधार पर धातु 3 प्रकार के होते हैं। जो सबसे ऊपर है वो तो है उच्च सक्रिय, बीच में है वो मध्यम सक्रिय, सबसे नीचे है वो कम सक्रिय या निम्न सक्रिय। सक्रियता श्रेणी के आधार पर धातु 3 प्रकार के होते हैं। खनिज किसे कहते हैं? पृथ्वी की भूपरपटी में खोद कर निकाले जो पाए जाते हैं, खोद कर जो निकाले जाते हैं, उनको खनिज कहते हैं। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क वे खनिज जिससे धातु प्राप्त करना आसान होता है। ऐसे खनिज जिनसे धातुएं आसानी से प्राप्त की जाती है उसको क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। अब खनिज के अंदर जो अशुद्धियां होती है उनको क्या कहते हैं? गैंग, गैंग या मैट्रिक्स कहा जाता है। एक समांगी मिश्रण किसे कहते हैं? वह मिश्रण जिसमें समांगी का मतलब है, समांगी मिश्रण का मतलब है एक ऐसा मिश्रण जिसमें जो या 2 या 3 4 जितनी भी धातु वो भूल गई, अब उसको अलग नहीं किया जा सकता, वो तो है समांगी। जैसे एक मिश्रण हमने पानी में रेत डाल दी तो पानी अलग रहेगा, रेत अलग रहेगी, वो तो है विसमांगी। एक हमने पानी में शक्कर डाल दी तो समय शक्कर उसमें घुल जाएगी, उसको क्या कहेंगे? समांगी। दोनों मिक्स हो गए, अब उनको अलग नहीं किया जा सकता, तो समांगी और विसमांगी। यशद लेपन क्या है? गैल्वेनाइजेशन, यशद लेपन। लोहा हो सकता है, इस्पात हो सकता है, लोहा या इस्पात, उसके ऊपर जंग नहीं लगे, जंग से सुरक्षित रखने के लिए इनके ऊपर एक किसकी परत? जिंक की परत, जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है, उसको यशद लेपन कहा। जैसे बाल्टी अपन लाते हैं लोहे की, बाल्टी लोहे की है लेकिन उसके ऊपर देखो एक परत होती है, कुछ समय के बाद बढ़ जाती है, अलग बात है, लेकिन उसके ऊपर एक परत होती है, इस रंग आंगन के रंग की परत होती है, उसको क्या कहते हैं? यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। जिंक की एक परत चढ़ाई, ध्यान रखना, जिंक की एक परत चढ़ाई जाती है। इसके अलावा धातु खराब नहीं हो रोकने के लिए और क्या कर सकते हैं हम? पेंट करते हैं, कलर करते हैं और ऑयल लगा लेते हैं। और ये जिंक वाला तो भाई, इसको ये जो प्रोसेस इसको हम कहते हैं संक्षारण, धातु का संक्षारण करना, धातु खराब नहीं हो इसलिए उसको संक्षारित किया जाता है। चौथा पार्ट है कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन में 2 मुख्य विशेषता होती है, कौन कौन सी होती है? चतुर संयोजकता और श्रृंखलन का गुण। 4 संयोजकता होती है और दूसरा श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट गुण है वो कार्बन के अंदर पाए जाते हैं। इसी कारण कार्बन के बहुत ही ज्यादा यौगिक है वो पृथ्वी के ऊपर पाए जाते हैं। अपर रूप किसे कहते हैं? अपर रूप, अपर रूप ऐसा पदार्थ जिसकी रासायनिक संरचना तो वही होती है लेकिन भौतिक रूप से वो अलग अलग होता है। जैसे कार्बन है, कार्बन से हमने कोयला बना दिया, चारकोल बना दिया, हीरा है, ग्रेफाइट है, अंदर तो क्या है? कार्बन। तो रासायनिक गुणधर्म तो समान हो गए लेकिन बाहर से दिखने में ये अलग अलग है, मतलब भौतिक रूप से वो असमान है, अलग अलग है। तो ऐसे जो होंगे इनको हम अपर रूप कहा जाएगा, अपर रूप कहते हैं। हीरा और ग्रेफाइट, परीक्षा में सवाल आ जाए, हीरा और ग्रेफाइट किसके अपर रूप है? कार्बन के अपर रूप। अब इन दोनों में से विद्युत का चालन कौन करेगा? हीरा या ग्रेफाइट? ग्रेफाइट करेगा।
तो हीरे का क्या लक्षण है, इंपोर्टेंट गुण क्या है हीरे का? सब प्रकृति का सबसे अधिक कठोर पदार्थ है वो हीरा है, जो कि कार्बन का एक अपरूप होता है। बाकी इसमें सहसंयोजक बंध, सहसंयोजक बंध दो प्रकार के बंध पढ़े हमने, आयनिक बंध और सहसंयोजक बंध। तो सहसंयोजक बंध किसे कहेंगे? ऐसा बंध जिसमें इलेक्ट्रॉन साझा होते हैं, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, या इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाला बंध सहसंयोजक बंध होगा। आयनिक बंध, आयनिक बंध में क्या होगा? वह बंध जिसमें दो आयन, एक धन आयन दूसरा ऋण आयन, ये दोनों मिलकर बंध का निर्माण करते हैं, मतलब आयन मिलकर बंध का निर्माण करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? आयनिक बंध। आयनिक बंध का उदाहरण क्या है? सोडियम क्लोराइड का निर्माण Na+Cl- पढ़ा था हमने, Na+Cl-, एक प्लस है दूसरा माइनस है, दोनों से जो बंध बनेगा इसको आयनिक बंध कहेंगे। सहसंयोजक बंध का उदाहरण CO2 है, ऑक्सीजन मान लो, मेथेन कह लो, वहां इलेक्ट्रॉनों का साझा होगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का, इलेक्ट्रॉन आगे बीच में, दोनों ने मिलकर साझा किया, इसका भी अष्टक पूरा इसका भी अष्टक पूरा। सहसंयोजक बंध में अष्टक पूरा हो जाएगा और बंध का निर्माण होगा। अब यदि एक एक इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो क्या कहेंगे? एकल सहसंयोजक बंध। दो दो इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ तो द्विसहसंयोजक बंध, और तीन तीन इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ तो त्रिसहसंयोजक बंध। त्रिसहसंयोजक बंध का उदाहरण, त्रिसहसंयोजक बंध का उदाहरण नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का निर्माण होता है, नाइट्रोजन नाइट्रोजन बीच में तीन तीन इलेक्ट्रॉन साझा हो, बीच में त्रिबंध, तीन लाइनें होती है, एकल बंध के लिए एक लाइन, द्विबंध के लिए दो लाइन, त्रिबंध के लिए तीन लाइनें होती है। इसके अलावा हमने बात की थी क्रियात्मक समूह, किसे कहेंगे? क्रियात्मक समूह। क्रियात्मक समूह का मतलब है कार्बन के जो भी यौगिक है उसमें एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके उसकी जगह जो समूह आ जाता है उसको क्या कहेंगे? क्रियात्मक या प्रकार्यात्मक समूह। जैसे OH- हाइड्रोक्साइड, कीटोन CHO जिसको एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, OH- अल्कोहल ग्रुप कहते हैं, पढ़ा हमने। इसके अलावा कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा जाता है। कौन कौन से दो भाग? कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा जाता है। पढ़ते नहीं इसका मतलब, मैं तो बिल्कुल सिंपल बात कर रहा हूं, ज्यादा डीपली थोड़ी बढ़ा रहा हूं, बिल्कुल सिंपल मैं उसको रिवीजन करने की कोशिश कर रहा हूं। कार्बनिक यौगिकों को दो भागों में बांटा जाता है। यही पार्ट मैंने शुरू किया, सबसे पहले आपको यही तो बताया था। एलिफेटिक, एरोमेटिक, एलिफेटिक और एरोमेटिक। एरोमेटिक में वलय का निर्माण होता है, एलिफेटिक में वलय नहीं होती है, श्रृंखला का निर्माण होता है। फिर एलिफेटिक में संतृप्त और असंतृप्त, एरोमेटिक में संतृप्त और असंतृप्त। एलिफेटिक में संतृप्त, संतृप्त का मतलब एकल बंध, असंतृप्त का मतलब है द्विबंध और त्रिबंध। इस आधार पर एल्केन, एल्कीन, एल्काइन बने थे। एल्केन में क्या होगा? एकल बंध, एल्कीन में द्विबंध, एल्काइन में त्रिबंध। एल्केन का उदाहरण, एल्केन एक कार्बन वाला एल्केन कौन सा है? एक कार्बन वाला एल्केन मेथेन, दो कार्बन वाला एल्केन एथेन, तीन कार्बन वाला, चार कार्बन वाला, चार वाला ब्यूटेन, पांच वाला पेंटेन। एक कार्बन वाला एल्कीन, एक कार्बन वाला एल्कीन, एक कार्बन वाला एल्कीन संभव ही नहीं है, क्योंकि द्विबंध के लिए दो कार्बन चाहिए। एक कार्बन वाला न तो एल्कीन होगा न ही एल्काइन होगा। एक कार्बन वाला एल्कीन एल्काइन नहीं होगा, तो एल्कीन एल्काइन के लिए कम से कम दो कार्बन चाहिए। तो दो कार्बन वाला एल्कीन एथीन, तीन कार्बन वाला एल्कीन प्रोपीन, चार कार्बन वाला ब्यूटीन, पांच कार्बन वाला पेंटीन, दो कार्बन वाला एल्काइन एथाइन, तीन कार्बन वाला एल्काइन प्रोपाइन, चार वाला, पांच वाला पेंटाइन। इस तरह से याद करना। अब यहां पर ये तो हमने उदाहरण दिए, तो एल्केन में पीछे एन जुड़ेगा, एल्कीन में इन जुड़ेगा और एल्काइन में आइन जुड़ेगा। सूत्र भी लिखे थे हमने। एल्केन का सूत्र CnH2n+2,
एल्केन का सूत्र CnH2n+2। एल्कीन में CnH2n और एल्काइन CnH2n-2। ये कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। उसके बाद में आता है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। इसमें आती है अपने आवर्त सारणी। आवर्त सारणी आपको याद करनी है और मैंने आपको कहा था 36 तत्व आपको याद करने हैं। पहला कौन सा है? हाइड्रोजन, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर और जिंक। कितने हो गए? 30। तो याद रखने हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकेल, कॉपर, जिंक।